नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 14 पल्लवन पाठ का तीसरा भाग हम देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी। इस पाठ के तीसरे एकांकी अंश का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दूसरे भाग में हमने पल्लवन की विशेषताएं, पल्लवन लिखने की शैलियां, पल्लवन की आवश्यकता, पल्लवन का महत्व देखा है। इस अंश में हम पल्लवन की प्रक्रिया के बारे में, यानी पल्लवन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर पल्लवन लिखना चाहिए, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। देखिए सर, क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना, रोशन पूछता है। अध्यापक जी बताते हैं, वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। अध्यापक जी पल्लवन की प्रक्रिया बता रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस पर 6 अंक के लिए अगर आप ये आकलन, शब्द संपदा नहीं लिखने वाले हो तो 6 अंक के लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न आप लिख सकते हो। पल्लवन की प्रक्रिया उस पर लिखिए। तो 3 मुद्दे दिए हैं, 2-2 अंक के लिए। ये 3 मुद्दे स्पष्ट करना है और बहुत महत्वपूर्ण है। पल्लवन हमें लिखना है, हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं, परंतु कहाँ से प्रारंभ करना, कैसे लिखना, यह मन में हमेशा शंका रहती है। इस शंका का निरसन यहाँ हुआ है। देखिए पल्लवन लिखने की प्रक्रिया। पहली विशेषता, पहली प्रक्रिया देखिए, विषय को भलीभांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। ये 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली प्रक्रिया यानी जो कुछ विषय पल्लवन लिखने के लिए दिया जाता है उसे पढ़ना चाहिए। पहले भली भांति मतलब अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। भली भांति यह शब्द युग में है, ध्यान में रखिए। पढ़ने के बाद उस उक्ति हो, काव्य पंक्ति हो या लोकोक्ति हो, उसे समझ लेना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, पल्लवन लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारा साहित्यिक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये काव्य पंक्ति किसकी है, इसमें कौन सा अर्थ छिपा हुआ है। जैसे कि गागर में सागर, यह मैंने दिया तो ये किसकी उक्ति, किसके लिए ये बताए हैं, तो बिहारी जी के दोहों के बारे में बताए हैं। ये पहले मालूम होना चाहिए। गागर में सागर ये उक्ति बिहारी जी के दोहों के बारे में कही गई है, ये हमें पढ़ना चाहिए, तब हम उस पर लिख सकते हैं। इसलिए भलीभांति पढ़ना, फिर समझ लेना गागर में सागर का मतलब क्या होता है, ये समझ लेना। ध्यान केंद्रित करना मतलब उस उक्ति पर ध्यान केंद्रित करके हम पढ़ा है, समझ लिया है, तो इस पर क्या क्या लिखना चाहिए, इस तरह का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। एक बार मालूम हो गया गागर में सागर मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान देना, यह अर्थ स्पष्ट हो गया, पर फिर उस पर सोचना चाहिए किस तरह के उदाहरण से इसे स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए हमारे पास साहित्य ज्ञान या हमारा अध्ययन या हमें बहुत सारा पढ़ना चाहिए, तब हम पल्लवन लिख सकते हैं। इसलिए पल्लवन की पहली प्रक्रिया है विषय को भलीभांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। ये सभी केवल उस शीर्षक को देखकर करने की प्रक्रिया है, लिखने के पहले की ये प्रक्रिया है। अब दूसरी प्रक्रिया देखिए, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना। रूपरेखा बनाना मतलब हमें यह उक्ति है वो किस तरह किन मुद्दों से क्रमबद्ध लिखनी चाहिए, यह रूपरेखा कहा जाता है। इसे मतलब उसका प्रस्ताव बनाना पड़ता है। उसके पक्ष विपक्ष में सोचना। ये पक्ष विपक्ष विलोमार्थी की जोड़ी भी है और शब्द युग्म भी है। मतलब उसके पक्ष में क्या है और विपक्ष मतलब उसके विरुद्ध में, यानी कोई भी बात हो उसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता होती है, कुछ गुण कुछ दोष होते हैं। हम केवल गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, उसमें कोई दोष है या कोई सीमा है यह भी बताना पड़ता है। इसलिए पक्ष विपक्ष में सोचना। फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्कसंगत विचार करना। परंतु लिखते समय हमेशा हमें सकारात्मक लिखना है, इसलिए विपक्षी जो मुद्दे हैं उन तर्कों को काटना चाहिए और तर्कसंगत विचार हमें करना चाहिए। उसके बाद तर्कसंगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना। संयोजन करना मतलब संयोजन करना, नियोजन करना, कैसे लिखना है, उन विचारों को किस तरह प्रकट करना है, और असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद
तैयार करना, अनुच्छेद मतलब परिच्छेद तैयार करना, असंगत बातों को निकाल देना, संगत बात है उन्हें क्रमबद्ध लिखने से लिखकर एक अनुच्छेद तैयार करना है हमें। इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखिए। यहाँ इस दूसरी प्रक्रिया में विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, मतलब संक्षेप में मुद्दे निकालना, विपक्ष पक्ष विपक्ष का विचार करना, विपक्ष तर्कों को काट देना और जो सहमत तर्कसंगत विचार हैं उन्हें संयोजन करना और असंगत को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। ये दूसरी प्रक्रिया लिखने की है, इसलिए हमें बहुत इस पर विचार करना चाहिए। और तीसरी देखिए, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। और एक बात विद्यार्थियों, पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पल्लवन लिखते समय हमें परोक्ष कथन, परोक्ष मतलब अनुपस्थित अथवा भूतकाल, और भूतकालिक क्रिया में यानी हर वाक्य भूतकाल में होना चाहिए, अन्य पुरुष में होना चाहिए। अन्य पुरुष मतलब वह, वे, मैं, हम, इस तरह नहीं लिखना। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हमारे तीन पुरुष हैं। उत्तम में मैं, हम, मैं काम कर रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं। मध्यम में आप, तुम, आप काम कर रहे हैं, तुम काम कर रहे हो, यह। और अन्य पुरुष में वह काम कर रहा है, वह काम कर रही हैं, वे काम कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है ना, आई एम, वी आर, यू आर, ही, शी, इट, इज, दे आर, उसी तरह हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो हमें पल्लवन अन्य पुरुष में लिखना है, ये ध्यान में रखिए। भूतकाल की क्रिया होनी चाहिए और अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। ये व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शब्द सीमा ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। देखिए, एक पल्लवन की कृति करते समय इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहले शीर्षक अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, अर्थ समझकर उस पर सोचना, फिर विषय की रूपरेखा तैयार करना, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे निकालना, पक्ष विपक्ष का विचार करना, तर्कसंगत विचारों का संयोजन करना, असंगत विचारों को काट देना। इसके बाद शब्द सीमा ध्यान में रखकर पल्लवन करना और उसे परोक्ष कथन या भूतकालिक क्रिया में लिखना, अन्य पुरुष में लिखना, उत्तम तथा मध्यम पुरुष में पल्लवन नहीं होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लिखना है तो क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर दीर्घोत्तरी 6 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। अब हमें 2 अंक के लिए लिखिए पल्लवन की प्रक्रिया। अगर ऐसे 2 अंक के लिए दिया तो इन 3 मुद्दों में से 4 मुद्दे निकालना, छोटे छोटे। पहली बात, विषय को भली भांति पढ़ना, समझना और सोचना, ये पहला मुद्दा। संक्षेप में हम 2 अंक की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा, विषय की रूपरेखा तैयार करना। तीसरा मुद्दा, तर्कसंगत विचारों का संयोजन करना और असंगत विचारों को हटाना। और चौथा मुद्दा, शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना। इस तरह 4 मुद्दे हमें अब यह आकलन में पूछे जा सकते हैं। पल्लवन की प्रक्रिया यानी संक्षेप में पूछा जाता है तो किस तरह लिखना, और दीर्घोत्तरी के लिए पूछा जाता है तो किस तरह लिखना, ये दोनों मैंने बता दिया है। हम आकलन की तैयारी यहाँ कर रहे हैं। पल्लवन की प्रक्रिया ध्यान में रखिए, 2 अंक के लिए यह पूछा जाता है। और ये व्यावहारिक हिंदी है, इसलिए इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। बहुत आसान व्यावहारिक हिंदी में ये व्यवहार के उपयोग के लिए भाषा होती है, इसलिए इसमें कठिन अलंकारिक शब्द नहीं होते, आसान शब्द होते हैं। ये ध्यान में रखिए। यहाँ पक्ष विपक्ष विलोम अर्थ की जोड़ी भी है और शब्द युग्म भी है। भली भांति, लेते लेते, ये शब्द युग्म है। देखिए, ये पाठ पढ़ते समय हम हर रोज शब्द युग्म देख रहे हैं, क्योंकि कठिन विषय को गेयता, कोमलता लाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखिए। सर जी, अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियां दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। पल्लवन की प्रक्रिया बताने के बाद छात्र बहुत खुश हो जाते हैं, लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु अध्यापक जी बताते हैं, अरे रोशन, इतनी जल्दी मत करो। पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ, ठीक है ना? विद्यार्थी कहते हैं एक साथ, जी सर। अध्यापक जी बताते हैं, एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ।
यानी पल्लवन के बारे में सब बातें बताई हैं। पल्लवन का अर्थ, पल्लवन की आवश्यकता, पल्लवन का महत्व, पल्लवन की विशेषताएं, पल्लवन की शैलियां, पल्लवन की प्रक्रिया। और इसके बाद उदाहरण के तौर पर अध्यापक जी कक्षा में एक पल्लवन उन्हें बता रहे हैं और उन्हें पूछते हैं किस पर मैं पल्लवन तैयार करूं, बताऊं। क्या हुआ, नहीं सूझ रहा है? चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं। नर हो न निराश करो मन को। यह उन्होंने एक काव्य वचन दिया है। नर हो न निराश करो मन को। अब ये पल्लवन के लिए आपको विषय दिया है, तो प्रक्रिया के अनुसार हमें जाना है। पहले इस वाक्य का अर्थ क्या है, इस काव्य पंक्ति का, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बाद में लिखने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। नर हो, नर मतलब मनुष्य हो, या पुरुष स्त्री नहीं, मनुष्य हो। न निराश करो मन को, तुम पुरुष हो, मनुष्य हो और मन को निराश मत कीजिए, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास अद्भुत शक्ति होती है और संकट आने पर उसे निराश नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ सामना करके हमें आगे बढ़ना है। ये इसका मूल अर्थ है और इस पर पल्लवन लिखना है। देखिए कैसा बनाया है पल्लवन अध्यापक जी ने। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। सार्वभौमिक सत्य है मतलब सार्वत्रिक, इस धरती पर यह सभी और यही सत्य है कि मनुष्य संसार मतलब दुनिया, संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। इतना लंबा चौड़ा वाक्य आपको अगर नहीं आ गया तो आप इतना लिख सकते हो, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, बस इतना लिख सकते हो। यहाँ बहुत सुंदर ढंग से अध्यापक बता रहे हैं, वो अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य, अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। देखिए यह अद्भुत बुद्धि और कौशल, मनुष्य के पास कला होती है, ये तो हम हमेशा कहते हैं, हर एक के पास एक कला होती है, अलग अलग होती है। अद्भुत बुद्धि है, प्रतिभा के बारे में हमने जान लिया है। अद्भुत बुद्धि होते हैं, जिसे अध्ययन में गति नहीं है, वो व्यवसाय में गति हो सकती है, व्यापार में गति हो सकती है, खेती में गति हो सकती है, परंतु बुद्धि होती है। ये सबसे पहले मनुष्य को मालूम होना चाहिए। हर एक मनुष्य के पास बुद्धि है, कौशल है, ये लेखक ने बताया है। और इसी के बल पर, बल मतलब शक्ति पर, इस संसार में मतलब इस दुनिया में, इस विश्व में महान से महान कार्य, अपने सामर्थ्य और साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। मनुष्य इस तरह का कार्य करके अपना साहस मतलब शक्ति और सामर्थ्य का वो परिचय दे चुका है। यानी दुनिया में हर एक मनुष्य के पास बुद्धि होती है, कौशल होता है और इसी के बल पर वो महान से महान कार्य कर सकता है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वो प्रयासरत रहा। यह और भी विद्वान हैं, महान विचारक हैं, उन्होंने शांति, सद्भावना, समानता की स्थापना के लिए वे प्रयास मतलब वे प्रयास करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं। इन सब के पीछे उसका आंतरिक और मानसिक बल ही था। जो महान विचारक इस तरह का कार्य करते हैं, उनके अंदर आंतरिक और मानसिक शक्ति होती है। बल मतलब शक्ति होती है, आंतरिक मानसिक शक्ति के बल पर शांति, सद्भाव, समानता के लिए वे कार्य करते रहे हैं। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। विधाता मतलब निर्माता, मतलब जिन्होंने हमें निर्माण किया है वो ईश्वर। मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। यानी यहाँ इस संसार में अनेक तरह के सजीव हैं, पशु, पक्षी, कीट सभी हैं, परंतु इनमें सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट और सर्वगुण संपन्न मनुष्य है। और इसकी निर्मित किसने की है? विधाता ने की है। यह मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। इसकी किसके? विधाता की। एक शब्द में उत्तर लिखिए या तालिका पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहां उसके जीवन में सुख है वहां दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं
तो असफलताएं भी हैं। ये ध्यान में रखिए। मनुष्य जीवन है, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी सफलता, कभी असफलता आ ही जाती है। ये मनुष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिंदगी में हमेशा सुख ही सुख है और दुख ही दुख है, ऐसी बात नहीं है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इस तरह का चक्र चलता रहता है और इसीलिए मनुष्य आशावादी रहकर आगे आगे बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह ऊपर जो वाक्य दिया है, न हो निराश, न निराश करो मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये उदाहरण दिया है। ये वाक्य बहुत लंबा है परंतु बहुत सुंदर भी है। देखिए, उसके जीवन में सुख है, वहां दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी हैं। यह विलोम शब्द की जोड़ियां हैं। देखिए, सुख दुख, लाभ हानि, सफलताएं असफलताएं, ये विलोम शब्द की जोड़ियां आ गई हैं। एकांक के अंश में आए विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए। इस तरह शब्द संपदा के लिए पूछा जाता है, तब ये ध्यान में रखिए। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, ऊपर पक्ष विपक्ष आ गया है, ये ढूंढकर आपको लिखना है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। अगर आप निराश होकर, पराजित होकर थक जाओगे, तो तुम्हें इस धरती पर स्वर्ग जैसी सुंदरता निर्माण करनी है, तो स्वर्ग कैसा बना पाएगा। मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए। दुख आने पर निराश नहीं होना चाहिए। इस दुख के बाद सुख आने वाला है, इस तरह की आशा रखकर कार्य करते रहना चाहिए। अगर आप पराजित हो गए, थक गए, तो इस धरा को, धरा मतलब धरती को, पृथ्वी को स्वर्ग सा कैसे बना पाओगे। यह भी विकल्प के लिए पूछा जा सकता है। डॉट डॉट कैसे बना पाओगे, स्वर्ग सा बना पाओगे। स्वर्ग सा, नरक सा, पाताल सा, इनमें से स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा, ये लिखना अपेक्षित है। उसके मन के संकल्प विकल्प में साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है। मनुष्य का मनोबल किसे कहा जाता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, परंतु ध्यान में रखिए, अंदर मनुष्य का मनोबल क्यों बढ़ता है, क्योंकि संकल्प विकल्प साहसिक, इस शक्ति, ये शक्तियां हैं। संकल्प करते हैं हम, बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प करना। संकल्प करना मतलब कोई बुरी आदत छोड़ने का उपाय ढूंढना और उस उपाय को अमल में लाना। और विकल्प मतलब उस पर कोई विकल्प नहीं होता, मतलब संकल्प नहीं होता। संकल्प और विकल्प विलोमार्थी जोड़ी है। संकल्प का अर्थ उपाय होना, विकल्प का अर्थ उपाय न होना, इसलिए यह भी संकल्प विकल्प विलोमार्थी की जोड़ी है, ध्यान में रखना। साहसिक शक्ति, साहस मतलब हमारे मन में कुछ शौर्य करने की जो हिम्मत होती है, साहस होता है, वो शक्ति होती है, और इसी को मनोबल कहा जाता है। मनुष्य चाहे जितने भी संकट आ जाएगी, परंतु उसे अंदर से कभी टूटना नहीं चाहिए, तो अंदर की साहसिक शक्ति को जागृत करना चाहिए, उसी को मनोबल कहा जाता है। यह भी आपको तालिका पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। इस शक्ति को मनुष्य का मनोबल कहा जाता है। संकल्प विकल्पमयी, साहसिक, ये दो शक्तियां मनुष्य के अंदर में होती हैं और इसी को मनोबल कहा जाता है, और इसी के आधार पर मनुष्य जीवन में आगे आगे बढ़ता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। ये जो मनोबल है, ये मनोबल मनुष्य को हर समय श्रेष्ठ बनाने हेतु, मतलब आज जो हम हैं इसी से श्रेष्ठ बनने के लिए कर्म मतलब कार्य करने के लिए, परिश्रम, मेहनत, कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के अंदर मनोबल होना चाहिए, वह कठिन से कठिन कार्य करके श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। यह भी पूछा जा सकता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। मनोबल किसके लिए प्रेरित करता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और जो मनुष्य कर्म करता है वह जिंदगी में श्रेष्ठ बनता है। ये उदाहरण दिया है, ध्यान में रखिए। ये पल्लवन कैसा करना चाहिए, ये अध्यापक एक उदाहरण के माध्यम से छात्रों को कक्षा में समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ शब्द सीमा ध्यान में रखी है, उदाहरण दिए हैं, उक्ति का अर्थ बताया है और उक्ति का स्पष्टीकरण दिया है, और इस तरह पल्लवन की सभी प्रक्रियाओं का यहाँ प्रयोग करके एक पल्लवन का आदर्श नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि परीक्षा में कोई भी पल्लवन 4 अंक के लिए आपको पूछा जाने वाला है, तो आपको लघुत्तरी में शब्द सीमा ध्यान में रखकर 80 से 100 शब्दों में आपको यह पल्लवन करना है। वास्तव में पल्लवन 200 से 300 शब्दों में लिखना होता है, परंतु आपकी किताब में यह पल्लवन के स्वाध्याय में जो दिया है, 2 उदाहरण दिए हैं, उन 2 उदाहरणों का स्वाध्याय में दिए हुए
उक्तियों का उदाहरण, तो आपको शब्द सीमा ध्यान में रखकर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और वो किस तरह लिखना है, यह अध्यापक जी ने यहाँ एक उदाहरण से स्पष्ट किया है। और यहाँ यह एकांक्यांश समाप्त होता है। अब देखिए इस पर कृतियां, ये विभाग 4 में कृति पूछे जाने वाली है। कृति क्रमांक 4 ओ, निम्नलिखित पठित एकांकी अंश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 अंक के लिए। ये गद्यांश नहीं है, ये एकांकी है, इसलिए एकांक्यांश शब्द का प्रयोग किया है। गद्यांश होता है, यानी ब्लॉग लेखन हो या फीचर लेखन हो, उसमें गद्यांश है। यहाँ एकांकी ली है, इसलिए से एकांक शब्द का इस्तेमाल किया है, कोई कठिनाई नहीं है। आकलन में 2 अंक के लिए पूछा जाता है। देखिए लिखिए पल्लवन की प्रक्रिया, ये 2 अंक के लिए भी पूछा जा सकता है, 6 अंक के लिए भी पूछा जाता है। जब 6 अंक के लिए पूछा जाता है तो उसका विस्तार करना मतलब पल्लवन करना, और 2 अंक के लिए पूछा जाता है तो उसका संक्षेपण करना मतलब संक्षिप्त में मुद्दे बताना। देखिए पल्लवन की प्रक्रिया, पहला मुद्दा, विषय को भलीभांति पढ़ना, समझना, सोचना, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, विषय की रूपरेखा बनाना मतलब मुद्दे निकालना। तीसरा मुद्दा, तर्कसंगत विचारों को संयोजित करना और असंगत विचारों को हटाना। और चौथा मुद्दा, शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना। इन 4 मुद्दों को आपको 2 अंक के लिए लिखना है। देखिए अगली आकलन कृति तालिका पूर्ण कीजिए। सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी मनुष्य। मनुष्य इसकी सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है विधाता। इसके बल पर मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। अद्भुत बुद्धि एवं कौशल। मन की इस शक्ति को मनुष्य का मनोबल कहा जाता है। संकल्प विकल्पमयी साहसिक, इस शक्ति को मनोबल कहा जाता है। इस तरह यहाँ यह दूसरी आकलन कृति है, तालिका पूर्ण कीजिए। शब्द संपदा देखिए, एकांकी अंश में आए विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। बहुत सारी जोड़ियां आ गई हैं। सुख, दुख, लाभ, हानि, सफलता, असफलता, संकल्प, विकल्प, इसमें पक्ष विपक्ष भी आ जाता है, वो शब्द युग्म में भी आ जाता है और विलोम शब्द की जोड़ियां में भी आ जाता है। फिर एकांकी अंश में देखिए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। भली भांति, पक्ष विपक्ष, लेते लेते, 1 2, ये संकल्प विकल्प भी आ गए हैं शब्द युग्म में भी और विलोम शब्दों में भी। ध्यान में रखिए, ये शब्द संपदा के लिए पूछा जा सकता है। अभिव्यक्ति देखिए, अध्यापक जी ने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है पल्लवन कैसा लिखना है। अब मैं स्वाध्याय में एक कृति आ गई है, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस काव्य पंक्ति पर अपने विचार लिखिए। यह मैंने अभिव्यक्ति के लिए दिया है, पल्लवन के लिए दिया जाता है तो और विस्तार करना, अभिव्यक्ति के लिए संक्षेप में एक उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ लिया है। देखिए सबसे पहले पंक्ति पढ़ना, समझना, उसका अर्थ समझना, सोचना। देखिए 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, यह काव्य पंक्ति किसकी है ये पहले मालूम होना चाहिए। यह काव्य पंक्ति संत कबीरदास जी की है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस दोहे की ये दूसरी पंक्ति है। ये देखिए पल्लवन का लिखते समय हमारा ज्ञान कितना होना चाहिए, यानी कि जो काव्य पंक्ति दी है ये किसकी है ये हमें मालूम होना चाहिए, फिर उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, और अर्थ मालूम हो जाने के बाद उसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक उदाहरण भी देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखिए, पल्लवन लिखने के लिए हमारी ज्ञान की सीमा बहुत विस्तारित होनी चाहिए, इसलिए इसके लिए पर्याय दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। आपको चुनना है यह हमें पल्लवन लिखना है या विकल्प का प्रश्न लिखना है, ये आपको चुनना है। देखिए उदाहरण के लिए, हिंदी के संत कवि कबीरदास जी के दोहे की यह काव्य पंक्ति है। इस छोटी सी काव्य पंक्ति में बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है प्रेम के 2.5 अक्षर खो, या 2.5 मतलब 2 और आधा, यानी मराठी में हम अड़ीच कहते हैं, हिंदी में उसे 2.5 कहा जाता है। देखिए प्रेम शब्द है, उसमें प पूरा है, म पूरा है और र आधा है। प्रेम, र देखिए आधा है, इसलिए प्रेम शब्द 2.5 अक्षर का है। अक्षर मतलब अक्षर का है, 2.5 मतलब अड़ीच अक्षरी शब्द है।
ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। पंडित मतलब विद्वान ज्ञानी हुई। जिसे ज्ञान का अर्थ मालूम हो गए हैं, प्रेम का अर्थ मालूम हो गया है, वो आदमी पंडित होता है, ऐसा इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ स्पष्ट करते समय सबसे पहले मैंने प्रस्तावना दी है। देखिए ये काव्य पंक्ति किसकी है? संत कबीरदास जी की दोहे की, प्रसिद्ध दोहे की है। एक छोटी सी काव्य पंक्ति है और इसमें बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। ये दूसरी विशेषता, ये प्रस्तावना हो गई। अब इस काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम के ढाई अक्षर को अच्छी तरह से पढ़ लेने से, मतलब प्रेम का वास्तविक अर्थ पहचान लेने से मनुष्य ज्ञानी या पंडित होता है। यह इसका अर्थ है। ध्यान में रखिए, प्रेम का अर्थ छिछला प्रेम नहीं, तो प्रेम का अर्थ, प्रेम का वास्तविक अर्थ मालूम होना चाहिए। अब वास्तविक अर्थ क्या? अगले वाक्य में दिया है। यहाँ प्रेम का अर्थ परमात्मा की भक्ति या परम ज्ञान है। यानी प्रेम का अर्थ गलत नहीं लेना। तो प्रेम का अर्थ है, संत कबीरदास जी के अनुसार प्रेम का अर्थ है परमात्मा की भक्ति, परम ज्ञान। ये ध्यान में रखिए। कबीर के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि इसकी पहली की पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई। ऐसा इसका अर्थ है, पोथी मतलब ग्रंथ, किताब, यानी कि पुस्तक पढ़ने से, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब कोई आदमी पोथी पढ़ने से, ग्रंथ या पुस्तक पढ़ने से महान विद्वान ज्ञानी नहीं होता है, वो पुस्तकीय ज्ञान है। इसलिए कबीर के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं होता है। स्वयं कबीरदास हिंदी के इतने महान संत कवि हैं, वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके मुख से जितने दोहे निकल गए हैं, यह दुनिया के लिए एक मिसाल, एक उदाहरण के तौर पर कबीर जी के दोहे प्रसिद्ध हैं। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान पुस्तक पढ़ने के लिए आता है, इसलिए आदमी विद्वान होता है, ऐसी बात नहीं है। अनपढ़ लोग परमात्मा का दर्शन पाकर ज्ञानी हो गए हैं। ये कबीर जी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। ये इसका अर्थ है। और इस तरह अभिव्यक्ति के लिए और पल्लवन का एक उदाहरण लिया है मैंने, इसी के आधार पर इस तरह लिखना है। ये एक बात ध्यान में रखना, पल्लवन लिखने के लिए हमारे पास ज्ञान विशाल होना चाहिए। हमने बहुत किताबें पढ़ी हुई होनी चाहिए। गागर में सागर कहने पर हमारे सामने बिहारी आ गए। ढाई अकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई, यह संत कबीरदास जी का है। कोई तुलसीदास का आ सकता है, कोई सूरदास का आ जा सकता है। साहित्य का ज्ञान जिसका ज्यादा है, उसे पल्लवन अच्छी तरह से लिखने के लिए आता है। और इसी कारण आपको अथवा प्रश्न दिया है विकल्प का। देखिए कृति क्रमांक 4 और आ में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ये 4 अंक के लिए 4 पाठ पर 4 वाक्य दिए जाने वाले हैं। इस एकांक के अंश पर जितने महत्वपूर्ण वाक्य हैं निकाले हैं वो मैंने यहाँ दिए हैं। यहाँ यह विकल्प 3 पूछे जा सकते हैं, दिए जाते हैं, या 4 भी दिए जा सकते हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। देखिए, मनुष्य डॉट डॉट की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है विधाता की। ईश्वर, भगवान, विधाता, इनमें से विधाता लिखना है। जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। डॉट डॉट के लिए प्रेरित करता है, कर्म के लिए, मनोबल पर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म, कार्य, श्रम, इनमें से कर्म लिखना है। मतलब हमारी किताब में जो काव्य पंक्ति, जो वाक्य में शब्द आ गए हैं वही चुनकर लिखना है। उसके समानार्थी शब्द दिए जाते हैं या विलोमार्थी शब्द दिए जाते हैं। विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्कसंगत विचार करना। डॉट डॉट विचार करना, तर्कसंगत विचार करना। तर्कसंगत, सुसंगत, विसंगत, इनमें से तर्कसंगत शब्द लिखना है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को डॉट डॉट कैसे बना पाएगा? स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा? नर्क सा, पाताल सा, स्वर्ग सा, इनमें से स्वर्ग सा यहाँ भर देना। और यहाँ यह एकांक के अंश हमारे स्वाध्याय सहित, कृति सहित यह पूरा हो गया है और ये पूरा पाठ भी पूरा हो गया है। ये तीसरा भाग मैंने इसलिए लिया था कि पल्लवन की प्रक्रिया इसमें आ गई है। आगे और 3 उदाहरण से पल्लवन स्पष्ट किए हैं। ये उदाहरण है, पाठ समझाने के लिए लेखक ने दिया हुआ स्वाध्याय यानी कक्षा में समझा कर दिया है। इसलिए यह पाठ पूरी कृति सहित यहाँ समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।